अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कराची की सियासी सूरत हाल बदल रही है और इस हवाले से दी पल्स का मैं आज ये प्रोग्राम कर रहा हूँ कि इस सियासी सूरत हाल में क्या नया सिनेरियो बनेगा, अल्ताफ़ हुसैन का क्या मुस्तकबिल है कराची में, और अल्ताफ़ हुसैन की MQM का क्या मुस्तकबिल है कि जब उस पर पाबंदी लगाने की भी बात हो रही है। MQM पर पाबंदी लगेगी कि नहीं लगेगी, ये एक बड़ा सवाल है। और ये आज मुतालबा फैसल वाडा की तरफ से एक लेटर लिखा गया है आर्मी चीफ़ को कि MQM पर पाबंदी लगाई जाए। क्या फैसल वाडा को आर्मी चीफ़ को इस तरह का लेटर लिखना चाहिए था, और क्या आर्मी चीफ़ का ये डोमेन है कि किसी सियासी जमात पर वो पाबंदी लगाएं कि नहीं लगाएं, ये भी एक अहम सवाल है। और अगर ये नहीं है डोमेन आर्मी चीफ़ का, तो क्या उनको मलाइन करने का ये एक हथकंडा नहीं है कि आर्मी चीफ़ की पोजीशन नेशनली और इंटरनेशनली भी इससे मलाइन होती है, पोजीशन ख़राब होती है। मजमूई तौर पे MQM के हवाले से नई नई ख़बरें रोज़ जन्म ले रही हैं। MQM ने लाताल्लुक़ी का मुकम्मल तौर पर ऐलान कर दिया है, यानी MQM पाकिस्तान ने, जिसके अब कायद डॉक्टर फ़ारूक सत्तार हैं, उन्होंने लाताल्लुक़ी का ऐलान किया है। मजमूई तौर पर उन्होंने कहा है कि अब उनका अल्ताफ़ हुसैन से कोई ताल्लुक़ नहीं है। उन्होंने अपने आइन में भी तरमीम कर ली है और उस आइन के मुताबिक अब उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है, यानी अल्ताफ़ हुसैन का MQM से। MQM के नए कायद डॉक्टर फ़ारूक सत्तार हैं, लेकिन उनकी अपोजिशन जमातें, उनकी ख़ास तौर से जो वो मुखालिफ जमातें हैं कि जिनको स्पेस चाहिए कराची में अपनी सियासत करने के लिए, पाक सरजमीन पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ये वो दो अहम पार्टियां हैं कि जिनको स्पेस चाहिए कराची में सियासत करने के लिए। और अगर MQM नहीं होती तो इनको बड़ा स्पेस सियासत का मिलता है। तो इनकी तरफ से ये मुसलसल मुतालबा है कि MQM पर पाबंदी लगाई जाए, जबकि दीगर कुछ सियासी हलक़े और कुछ अस्करी हलकों का भी ये ख्याल है कि MQM पर पाबंदी लगा दी जाए। क्या होने वाला है, क्या तज़ब्ज़ुब का शिकार हैं वो लोग कि जिनको फ़ैसला करना है, इस हवाले से मैं आज के प्रोग्राम में बात करूँगा। गुफ्तगू करेंगे मेरे साथ नुसरत मिर्ज़ा साहब, अस्करी और दिफाई तजज़ियाकार हैं और एंकर पर्सन भी एक टेलीविज़न चैनल पर। बहुत शुक्रिया सर आपका तशरीफ़ लाने का। मेरे दूसरे मेहमान हैं जनाब तारिक शादाब, तजज़ियाकार हैं, सियासी तजज़ियाकार, मेरे प्रोग्राम में शरीक रहते हैं। बहुत शुक्रिया जनाब आपका तारिक शादाब साहब। मेरे तीसरे मेहमान हैं जनाब खालिद जावेद एडवोकेट, आप सदर हैं सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के। बहुत शुक्रिया सर आपका तशरीफ़ लाने का। नुसरत मिर्ज़ा साहब, सर ये बताइए आपकी नज़र में क्या होने जा रहा है कि ऐसी सूरत हाल बन रही है। एक ख़त लिखा गया आज फैसल वाडा की तरफ से आर्मी चीफ़ को, जिसमें मुतालबा किया गया कि MQM पर पाबंदी लगाई जाए। क्या ये आइनी एतबार से डोमेन है आर्मी चीफ़ का कि वो पाबंदी लगाए? अगर नहीं है तो उनको इस तरह का ख़त लिखना, इसका क्या मकसद है? देखिए, फैसल वाडा साहब के पर कुछ इल्ज़ामात हैं जिस पर नैब तहक़ीक़ कर रही है। वो अपना कवर चाहते हैं, मैं समझता हूँ, और वो इस हवाले से जो सूरत हाल है वो मैं नहीं समझता कि वो ठीक किया उनको ठीक नहीं, ये बात ठीक नहीं है कि उनको ख़त नहीं लिखना चाहिए था, क्योंकि चीफ़ ऑफ स्टाफ का इस वक्त मामला जो है वो काफ़ी सोच विचार हसास है, और इस मामले में उनको ख्याल रखना चाहिए था कि चीफ़ साहब को इसमें नहीं इन्वॉल्व करें। वो आदमी अपना काम कर रहा है, दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग लड़ रहा है, और वो अपने मामलात को ठीक कर रहा है, जो अब बॉर्डर्स मैनेजमेंट कर रहा है अफ़गानिस्तान में, और इसके अलावा जो दूसरे मामलात हैं वो ठीक काम कर रहे हैं अपने। लेकिन फैसल वाडा साहब जैसे आदमी को, जो कि एक बहरहाल अगर देखा जाए सियासी मैदान में भी तो बहुत नौवारिद हैं, और उनको इन बातों को आप नहीं समझते कि उनको अपनी पार्टी की इसमें आशीर्वाद को, देखिए पार्टी की आशीर्वाद, क्योंकि कल तक तो उनकी पार्टी का मौक़िफ़ थोड़ा सा डिफरेंट था। वो कहते थे कि पॉलिटिकली मामलात को हल किया जाए। डॉक्टर आरिफ अलवी भी ये कहते थे पॉलिटिकल मामलात को हल किया जाए, और जिस तरीके से ये मसमार किए जा रहे हैं, दफातरी ना किए जाए। आज ये नई डेवलपमेंट है, तो क्या ये पार्टी में यू टर्न है, या आप समझते हैं कि फैसल वाडा? डॉक्टर आरिफ अलवी साहब तो एक अपनी दुनिया में रहते हैं, और जब से वो यहाँ से जीत के गए इस इलाके से जहाँ हम बैठे हैं, उसके बाद में इस इलाके में कभी वो नहीं आए। तो वो तो एक अपनी दुनिया बनाए बैठे हुए हैं। और फैसल वाडा साहब की बात यह है कि आपको याद होगा कि जब रेहाम खान साहब थी तो उन्होंने अपने तौर पर मिलाने की कोशिश की थी, उनको पैसे भी दिए थे, और जो बाद में फिर वो 18 करोड़ का जब मामला सेटलमेंट हुआ तो उसमें से ये मिना हुए थे। तो बहरहाल फैसल वाडा साहब अपनी पोजीशन एक अलग से लेते हैं, और वो इस वक्त जो इनके खिलाफ जो इल्ज़ामात हैं वो बहुत से ज़मीन। आप ये समझते हैं कि फैसल वाडा को पार्टी बैकअप नहीं है?
मैं नहीं समझता है, क्योंकि वो ऐसी तौर पर यानी जब इमरान खान साहब, इनकी पार्टी वैसे अभी तक पार्टी बनी नहीं है जो जिसको कहा जाए कि इसमें कमांड एंड कंट्रोल हो और उसके अंदर कोई अदब अदाब हो, वो अभी तक ये लोग उस कोई रूल एंड रेगुलेशन हो, डिसिप्लिन हो, वो ये लोग फॉलो नहीं करते हैं। और जो लोकल से मैंने जो सरजमीन का मामला होता है, जो हालात देखते हैं उस तरह से वो आदमी बोले। इस वक्त इनका बचाव का मामला है, मैं आपसे ये बात कह रहा हूँ कि ये अपने बचाने के लिए नैब में गए थे, उसके बाद में फिर इनके ऊपर फायरिंग भी हो गई। तो अब वो देखना पड़ेगा कि वो क्या सूरत हाल है, किस तरह से हुई। जिन्होंने ये कहा था कि साहब वो हमारे अपनों ने किए, मैं इनका नाम भी बताऊंगा। ठीक है, तो देखें, तो इस वक्त ये समझना चाहिए कि ये जो ख़त है ये इन्होंने अपने बचाव के लिए लिखा। ठीक है। जनाब तारिक शादाब साहब, आप ये बताइए कि सियासी एतबार से कहा जा रहा है कि इस मामले को यानी MQM के मामले को पॉलिटिकली हैंडल किया जाए, उनके दफातर इस तरह मिसमार ना किए जाएं, क्योंकि कानूनन ज़ाहिर है कि ये भी एक वायलेशन है, आइनी एतबार से भी वायलेशन है कि किसी सियासी जमात के आप दफातर को सील कर रहे हैं बग़ैर किसी वजह के या बग़ैर कुछ अदालत में साबित हुए। लेकिन दूसरा पर्सपेक्टिव अपनी जगह मौजूद है जो ये कहते हैं कि फौरी तौर पे MQM ने चूँकि काम ऐसा किया उसके लीडर ने, उसके ऊपर फौरी तौर पे पाबंदी आयद की जाए। क्या आपकी ज़ाती राय क्या है इस हवाले से? देखिए रियाज साहब, MQM के जो मामलात हैं उसके हक़ाइक़ बड़े तल्ख़ हैं, और ये जो एक नासूर पक्का है और ये जो उन्होंने क़ुव्वत पकड़ी है, ये कोई आज का नहीं है। मैं बड़ा अपने लिए जो है ना ये एज़ाज़ भी समझता हूँ, और मेरी खुशनसीबी है कि मैं आज मिर्ज़ा साहब के साथ किसी एक प्रोग्राम में मैं शामिल हूँ। अगर आप सोशल मीडिया से टच में हैं तो मैंने तो बाकायदा कल से जो है कैंपेन शुरू की है कि नुसरत मिर्ज़ा साहब जो, ये मेरे दिल की आवाज़ है ये, और ये मैं हक़ रखता हूँ एक पाकिस्तानी शहरी होने के नाते से कि मैं जिस चीज़ को मैं बेहतर समझूँ मैं उसको वो करूँ। मिर्ज़ा साहब से आज मेरा ये ख्याल है 1.5-2 साल के बाद मुलाकात हो रही है यहाँ, लेकिन वो मेरे एक दिल की आवाज़ है जो मैं 2-1 दिन से कह रहा हूँ कि मिर्ज़ा साहब को, क्योंकि मैंने मिर्ज़ा साहब के साथ जो है वो काम किया है MQM पे, और मेरी जब भी इनसे मुलाकात रही, ये तो आज जवाल इनके ऊपर आया है जो कि एक दिन आना था इस बिल्ली को थैले से बाहर आने के बाद। क्या चीज़ ढकी छुपी है MQM की या MQM के कायद के अपने ज़ाती ख्वाहिशात और उसके नज़रियात की कि जो आज हमें हैरान करती है। मिर्ज़ा साहब सामने बैठे हुए हैं, मैं इनके सामने अच्छा है कि जो वो बात हो जाए। ये तो 88 में वो बरमला ऐलान कर चुके थे कि मैंने एक दिन पाकिस्तान फ़ौज के साथ मुकाबला करना है, एक दिन मैंने इस पाकिस्तान को तोड़ना है, मैंने आखिरी जो मेरा मार्का होगा वो इस फ़ौज के साथ होगा। सर ये तो बात आप अपनी जगह ठीक कह रहे हैं, हो सकता है ऐसा मामला हो, लेकिन फौज ने ही तो सपोर्ट किया। आप मुशर्रफ के दौर को क्या कहेंगे? आप वो बड़े उस ज़िया-उल-हक के दौर को क्या कहेंगे कि जब उनको बनाया गया, वो ज़िया-उल-हक का दौर हो या मुशर्रफ का दौर हो, मैंने आपसे वो इदारा जिसके खिलाफ वो बात कर रहे हैं या बाद में की उन्होंने, उस इदारे ने उनको ऑन किया, सीने से लगाया और इतनी ताकतवर उनको। मैंने गुफ्तगू के आगाज़ में आपसे ये बात कही कि वो बड़े तल्ख़ हक़ाइक़ हैं। अब मिर्ज़ा साहब यहाँ बैठे हुए हैं, सबसे पहले तो आप तो चले गए वो फैसल वाडा की तरफ ना, आप मिर्ज़ा साहब से इस बात से शुरू कीजिए कि जब आप लोग साथ थे एक सरपरस्त के तौर पर इस मुहाजिर कौम परस्त सियासत में, कि उसकी बिल्कुल डायरेक्शन जो है एक सही सिमत के ऊपर रहे, उसमें बहुत बड़े बड़े नाम थे, मौलाना वसीम अज़हर नदवी जैसे दानिश्वर थे, मिर्ज़ा साहब थे, रशीद अहमद। मैं आपको गुजारिश सुन लीजिए। सबसे यानी जो सवाल ये होना चाहिए कि जी आप लोग अलहदा क्यों हुए, फिर ये किसकी आगोश में पलते रहे, फिर निकालेंगे कि आगे उसका हल क्या है। वो तो सर आपकी मर्जी से सवाल नहीं करूंगा ना, सवाल नहीं मैं सवाल नहीं, मैं आपको ही बता रहा हूँ हालात। अगर आप चाहते हैं कि हम आगे, मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेरी मर्जी से सवाल करें, मैं कह रहा हूँ कि बात यहाँ से मैंने आपसे जो सवाल किया उसका जवाब नहीं दिया, बाकी सारी बातें की हैं आपने। चलिए मैं इनके बाद एक जुमले में सिर्फ ये है कि ये बात कि जो भी उन्होंने इस वक्त तोड़े हैं वो गैर कानूनी तौर पर बने हुए थे, कोई भी उनका कानूनी जो है वहाँ पर उनको नहीं तोड़ा अभी तक। जी लेकिन ये टाइम सही था, टाइमिंग ठीक है, टाइम सही है इसलिए कि जब पाकिस्तान के खिलाफ मैंने अलम बगावत बुलंद कर दिया है जिस आदमी ने, उसके ऑफिस नहीं रहना चाहिए। अच्छा, पाकिस्तान के खिलाफ बातें तो GSN भी बहुत करती है, तो GSN को लिबरेशन फ्रंट भी बनी हुई है, तब तो GSN को तो प्रोटेक्शन है, उनके लोग तो मुख्तलिफ सियासी जमातों में बैठे हैं। मैं ज़रा कानूनी एतबार से इनसे पूछ लूँ कि क्या पोजीशन है जनाब,
किसी सियासी जमात पर पाबंदी कानूनन कैसे लगाई जाती है सर, वो बताइए। आइन का आर्टिकल 17 जो है वो इस बात की इजाज़त देता है फ्रीडम ऑफ एसोसिएशंस की। हर शहरी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक किसी भी एसोसिएशन, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर सकता है। उसी आर्टिकल में फिर आगे चल के आर्टिकल 17 सब आर्टिकल 2 ये प्रोवाइड करता है कि कोई भी शहरी या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ऐसा काम नहीं करेगी जो सॉवरेंटी और इंटीग्रिटी ऑफ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हो। ठीक है। अब इसका फ़ैसला किसने करना है? पहले मरहले पे इसका फ़ैसला फेडरल गवर्नमेंट ने करना है। फेडरल गवर्नमेंट पहले इस नतीजे पे पहुंचेगी, मैं आइन के तहत बात कर रहा हूँ, आइन के आर्टिकल 17 की जो रिक्वायरमेंट है, फेडरल गवर्नमेंट पहले इस नतीजे पे पहुंचेगी कि फ़लाँ पार्टी जो है वो पाकिस्तान की सॉवरेंटी और इंटीग्रिटी के ख़िलाफ़ काम कर रही है, तो वो डिक्लेयर करेगी, उसको डिक्लेरेशन देगी। ठीक। डिक्लेरेशन देने के 15 दिन के अंदर अंदर फेडरल गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस फाइल करेगी इस इस्तदा के साथ कि फेडरल गवर्नमेंट इस नतीजे पे पहुंची है कि फ़लाँ पार्टी जो है वो सॉवरेंटी और इंटीग्रिटी ऑफ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है, लिहाजा इसके ऊपर पाबंदी लगाई जाए। पाबंदी लगाने का जो जुरिस्डिक्शन है, जो पावर है, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को है। अब सवाल यहाँ पे ये होता है, यानी ये सिंध हाई कोर्ट का भी मामला नहीं है? नहीं, सिंध हाई ने देखिए ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का है, इसलिए कि लेकिन रिक्वेस्ट आएगी हुकूमत की तरफ, फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से। ठीक। कोई पार्टी रिक्वेस्ट कर सकती है? नो, नहीं, पार्टी फेडरल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर सकती है। पार्टी कोई भी या कोई भी शहरी फेडरल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर सकता है कि उसकी नज़र में फलां पार्टी जो काम कर रही है वो इंटीग्रिटी और सॉवरेंटी के खिलाफ है मुल्की। अच्छा, कोई सियासी पार्टी इंडिविजुअल इस हवाले से पिटीशन दायर नहीं कर सकती कि फलां सियासी जमात पर इंडिविजुअल इस हवाले से नहीं कर सकती? मैं अर्ज करो ना, आर्टिकल आइन का आर्टिकल 17 जो ना बिल्कुल वाज़ेह है। इसमें फेडरल गवर्नमेंट को इख्तियार है कि वो डिक्लेयर करेगी, डिक्लेरेशन देगी कि इस अमर का कि फ़लाँ पार्टी जो है वो मुल्क की सॉवरेंटी और इंटीग्रिटी के ख़िलाफ़ काम कर रही है। डिक्लेरेशन देने के 15 दिन के अंदर फेडरल गवर्नमेंट इस बात की पाबंद है कि वो सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल करेगी पाबंदी लगवाने के लिए। अच्छा, इसका मतलब ये हो गया कि फेडरल गवर्नमेंट खुद भी किसी सियासी जमात पर पाबंदी नहीं लगा सकती जब तक कि सुप्रीम कोर्ट है उसके अंदर रजामंदी शामिल ना हो या वहाँ से कोई जो है रिस्पॉन्स ना हो। देखिए, सियासी जमातें बनाना, एसोसिएशन बनाना, यूनियंस बनाना, ये हर शहरी का आइनी हक है। ठीक है। उस हक को किसी बेवजह से उसको सलब नहीं किया जा सकता। एक दफ़ा एक पार्टी बन जाती है, एक एसोसिएशन बन जाती है, आइन के तहत, उस अख्तियार के तहत उसको ख़त्म करने का अख्तियार सिर्फ़ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को है, जो पार्टी आर्टिकल 17 में फॉल करती है। अच्छा, इसमें अपील का हक है? सुप्रीम कोर्ट में तो फाइनल कोर्ट ऑफ लॉ है ना सर। ठीक है। नहीं, जाहिर है कि जिसके खिलाफ जिस पर पाबंदी लगाई जाएगी या एक नज़र आएगा कि पाबंदी लगने जा रही है, तो वो पार्टी उसमें कोई अपील कर सकती है? सुप्रीम कोर्ट में उसको मौका दिया जाएगा। अच्छा, उसको भी ऐसा नहीं है कि डिक्लेरेशन फाइल हो गया और फौरी तौर पे सुप्रीम को, ऐसा नहीं है। डिक्लेरेशन फेडरल गवर्नमेंट फाइल करेगी, उस पार्टी का मौक़िफ़ सुना जाएगा। अगर और भी कोई शख्स या कोई जमात या कोई अदारा अपनी बात कहना चाहे, वो सुप्रीम कोर्ट की इजाज़त से अपनी बात कह सकता है। सुप्रीम कोर्ट तमाम हक़ाइक़ को सामने रखते हुए, तमाम वाक़यात और एविडेंस को जायज़ा लेने के बाद फिर फैसला करेगा। तो ना तो कोई सियासी जमात डायरेक्टली इस हवाले से कोई पिटीशन फाइल कर सकती है सुप्रीम कोर्ट में कि फ़लाँ जमात पर पाबंदी लगाई जाए, ना ही फेडरल गवर्नमेंट ख़ुद इस हवाले से कोई पेशरफ्त कर सकती है कि किसी पर पाबंदी लगाई जाए। ये जब तक पेशरफ्त जो है, मतलब पेशरफ्त इस हवाले से कि वो सिर्फ डिक्लेरेशन जमा करा सकती है सुप्रीम कोर्ट में, पाबंदी लगा नहीं सकती। डिक्लेरेशन जमा नहीं सर, मैं दोबारा अर्ज करता हूँ, फेडरल गवर्नमेंट शैल बी सेटिस्फाइड कि ये पार्टी जो है ये मुल्की मफाद के ख़िलाफ़ काम कर रही है। फेडरल गवर्नमेंट उसको डिक्लेयर करेगी कि हाँ भाई ये
लेकिन पाबंदी फेडरल गवर्नमेंट नहीं लगाएगी। मैं यही कह रहा हूँ, मैं इसी बात को रिपीट किया। सुप्रीम कोर्ट लगाएगा। ठीक है, बात आगे बढ़ाते हैं सर। एक ऐसा शख्स के जो जाहिर है कि पाकिस्तान के खिलाफ है, पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगा रहा है, यहाँ पर तकरीर करता है, पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगवाता है, फिर दूसरे दिन माफ़ी मांगता है और उससे अगले दिन जाके वो अमेरिका में और अफ्रीकन कंट्रीज़ में जाके तकरीर करता है। इसका मतलब है कि वो आदमी बिल्कुल नॉन ग्राडा है, उसको कोई किसी भी तरीके से काबिल कबूल नहीं है। उससे अब MQM पाकिस्तान ने लाताल्लुकी का इज़हार कर दिया, कहते हैं कि हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो फिर भी क्या ये बात हम कहेंगे कि आपका चूँकि माजी में ताल्लुक़ रहा है लिहाजा आप पर पाबंदी लगा दी जाए? नहीं, देखिए बुनियादी बात ये है कि देखना ये होगा कि MQM का स्ट्रक्चर क्या है और MQM का और MQM की वफादारियाँ किसके साथ हैं। अब फारूक सत्तार की तो हैसियत ये थी कि जो मैं 88, 84, 85 की बात बता रहा हूँ, 86 में या 86 में 87 में ये मेयर बने थे, तो उस वक्त इनको मेरे सामने इनकी बहुत तोहीन की गई और एक साल के अंदर अभी भी दिया, अभी भी यानी 22 तारीख को भी बेइज्जती की गई। तो मेरा ये कहना है कि क्योंकि वोट बैंक सारा अल्ताफ़ हुसैन का है, इन फारूक सत्तार का नहीं है। उन्होंने इसके ऊपर उनके ऊपर इनको सौद किया, इनको सर्टिफाई किया, इन कहा कि जो आपका जो फ़ैसला है हम उसकी तायीद करते हैं। अब सवाल ये है कि ये देखना पड़ेगा बहुत बारीकी के साथ में कि जो पार्टी इतनी मुनज़्ज़म है वो कैसे फ़ारूक सत्तार इसको कबूल कर लेगी बग़ैर अल्ताफ़ हुसैन की हिदायत के। और फ़ारूक सत्तार क्या इतना मजबूत आदमी है। अब जैसे फ़र्ज़ के लिए मखदूम अमीन फ़हीम थे, वो पार्लिमानी पाकिस्तान पीपल पार्टी पार्लिमानी के लीडर थे, वो उनके दस्तखतों से वो सबको टिकट मिलते थे। तो लेकिन उसकी हालत ये थी कि वो जब आप देख लिए क्या किस हालत में बेचारा वो मैंने कसम पुरसी की हालत में माफ़ी मांगते फिरे। तो यही हालत फ़ारूक सत्तार साहब की अब भी है। और इस बारे में क्योंकि जो लोग भी MQM को जानते हैं और जो हम जानते हैं, हमारा ये दावा है कि हम उसका हमारा जैसे ज़्यादा कोई और भी जो इनके पार्टी से निकला है वो भी इतना इनको नहीं जानता इनके बारे में जितना कि हम जानते हैं, क्योंकि हम एक स्टूडेंट हैं और स्टूडेंट का काम यही होता है कि वो हर चीज़ में सवाल इफ़ एंड बट का करता है, वाई। तो अब उसमें यह है कि अब भी जो कमांड एंड कंट्रोल है हम ये समझते हैं कि वो फ़ारूक सत्तार साहब के पास नहीं है। जनाब तारिक शादाब साहब, ये बताइए कि एक बात मैं और कहना चाहता था, अगर आप इजाज़त दें कि देखिए जिस तरह से एक ज़माने में जो वली खां की पार्टी थी उस पार्टी पर पाबंदी लगी थी और फिर पार्टी वो दूसरे नाम के साथ आई थी और उस पर उसकी तस्दीक अभी हो गई है कि एक यानी जुम्मा खां सूफ़ी हैं जो एक कॉलम भी लिखते हैं किसी अखबार में, उन्होंने एक किताब लिखी है फ़रेब नातमाम, जिसमें कि वो काबुल से बहुत ज़ख़ीम किताब है और उसमें अगर वो आप पढ़ें तो उसमें उन्होंने सारी तफसील लिखी है किस तरह से वो राह से फंडिंग लेते थे और काबुल में बैठकर पूरी पार्टी चलाते थे। तो यही केस इनके ऊपर लागू हो सकता है क्योंकि इनके बारे में बहुत से डॉक्यूमेंट हमारे लोगों के पास हैं, ख़ुद हमारे पास भी हैं। नहीं, मैं आपसे अगर ये सवाल करूं कि आईने पाकिस्तान मुक़द्दम है या ख्वाहिशात? नहीं, आईने वो तो बात खालिद साहब ने कह दी ना जी। तो अब इसके बारे में आज की ये ख़बर है कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने एक अच्छे वकला पर एक कमेटी बना दी है जो इस बात का जायज़ा ले रही है कि क्या इस पर पाबंदी लगाई जाए और फिर पाबंदी लगाई जाए तो फिर क्या क्या शवाहिद हमें देने पड़े। ओके तारिक शादाब, बड़ा इंपॉर्टेंट आपसे सवाल करना चाहता हूँ कि एक शख्स के जिससे इज़हार लाताल्लुकी कर लिया एक जमात ने और उसका नेटवर्क जो असल उसका जो जहाँ से वो ऑपरेट करता था यानी 90 उसको बंद कर दिया, उसको सील कर दिया गया, नेटवर्क सारा राब्ते का ख़त्म हो गया है, कोई कारकुन राब्ते में नहीं है। कैसे मुमकिन है कि फिर भी वो आदमी पाकिस्तान जो लंदन में बैठा है वो ऑपरेट कर रहा हो अपने कारकुनों को पाकिस्तान में? नहीं, वो उनकी हिकमत अमली है। ये तो आप कह रहे हैं ना कि वो राब्ते में मेरा सवाल है सर, मैं कह नहीं रहा हूँ, मेरा सवाल है आपसे। मतलब ये चलिए अगर आपका सवाल है तो मैं उसका जवाब आपको दे रहा हूँ कि वो उनकी एक हिकमत अमली है। उन्होंने जो बैनुल अक़वामी जो क़ुव्वतें हैं जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हैं और जो ये यहाँ पे अफरा तफरी मचाना चाहते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी, भारत की भी कुछ दिलचस्पियाँ यहाँ मौजूद हैं, तो अमेरिका की भी हैं, तो बरतानिया की भी हैं। तो वो उन्होंने एक अपना प्रोग्राम तो दे दिया है कि देखिए जी मैं इतना ताकतवर आदमी हूँ, मैं इजहार कर सकता हूँ पाकिस्तान तोड़ने का और मैं देख सकता हूँ कि कितने लोग मेरा साथ देंगे और ये क्या है। तो वो एक हिकमत अमली का हिस्सा है कि जी मैं ये कह रहा हूँ आप ये कर लें। उसके बाद क्या होगा, जैसे वो मिर्ज़ा साहब ने कहा है कि वो जो शख्स सामने आया है कि जी मैं ये करूँगा और मैं वहाँ राब्ते में नहीं रहूँगा,
सबसे पहले तो आप ये देखिए कि उसकी हैसियत क्या है, कितने लोग उसके साथ रहेंगे, क्या वो इसको संभाल सकेगा? कतई नहीं संभाल सकेगा। कल फिर जाकर अगर आप इसी तरह से मामला चलाते रहेंगे, मैंने ये कहा था, मैं उसकी माफ़ी चाहता हूँ, मैंने यूँ नहीं कहा था, मैं गुस्से में था, मैं फला में था, तो वो तो बात जो है अब अल्ताफ़ हुसैन की सियासत का पाकिस्तान में कोई क्वेश्चन है आपके ख्याल में? अब भी है? बिल्कुल है। ख़त्म क्या हुआ है? अब भी है। अगर देखिए वो काम होता है कि जो अभी सिर्फ खबरों में है कि हुकूमत जो है कोई इक़दाम करती है, और अब भी अगर है तो इसका मतलब है कि इदारे कमज़ोर हैं आपके, और वो तो मैंने पहले शुरू में ही आपको एक बात कही ना, कैसे है वो भी तो बताइए ना। ये तो आप एक ऐसी बात कर रहे हैं जिसका कोई मतलब कोई मंतक मेरे समझ में नहीं आ रही है कि अब भी है, तो कैसे है वो बता दीजिए ना, कोई रास्ता बता दीजिए कि जब आपके इदारे इतने मजबूत हैं और उन्होंने गर्दन पकड़ ली है अब मजबूती से, कैसे मुमकिन है कि अल्ताफ़ हुसैन दोबारा पाकिस्तान में सियासत कर सकेगा? मसलिहतें आप देखिए, एक हम बड़ी आसानी से मसलियत का शिकार आप कह रहे हैं कि इदारे फिर हैं? बिल्कुल है, अभी मसलियतें नजर आ रही हैं। आप कह रहे हैं कि इदारे भी बिल्कुल मसलियतों का शिकार हैं, अब भी मसलियतों का शिकार है। देखिए असल जो यानी जो काम करने का है वो ये जो खालिद साहब ने बताया। बताइए आप कि एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार मुल्क में एक यानी एक सूबे तक ही महदूद जमात है ना, वो अब तक इक़दाम क्यों नहीं किए गए? खामोशी क्यों है? जनाब आप क्या कहते हैं इस हवाले से कि एक सियासी जमात को ख़त्म करने के लिए या उसको डाइल्यूट करने के लिए उसकी ताकत को एक सियासी मेरा सवाल ज़रा कंप्लीट होने दें। सियासी जमात नहीं, यानी एक पाकिस्तान मुखालिफ ग्रुप को नहीं, पाकिस्तान मुखालिफ चलिए, वो उनके लोग तो पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं और वहाँ पर बैठ के वो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगा रहे हैं। हमें कहीं तो कोई उनके लिए स्पेस छोड़ना पड़ेगा कि या हम फैसला कर लें कि बस इनको बिल्कुल जड़ से उखाड़ के फेंक देना। क्या आप कहते हैं इस राय में? मेरी ज़ाती राय में किसी भी सियासी जमात को आप मुकम्मल तौर पे कभी ख़त्म नहीं कर सकते। किसी भी फ़ैसले से, चाहे वह अदालत का फ़ैसला हो या इंतज़ामिया का फ़ैसला हो, MQM जो है बहसीत एक सियासी जमात के रजिस्टर्ड है। MQM के इलेक्टेड लोग सेनेट में भी हैं, कौमी असम्बली में भी हैं, सूबाई असम्बली में भी हैं। इससे पहले हम एक से ज़्यादा जमातों पर पाबंदी लगा चुके हैं, जिसमें ANP का ज़िक्र भी किया नुसरत साहब ने। जमात इस्लामी पर भी मुकदमा चला था, लेकिन हुआ क्या, ANP पे आपने पाबंदी लगाई, दूसरे नाम से दूसरे रोज़ पार्टी बन गई। बात यह है कि अगर किसी ने कोई जुर्म किया है, चाहे वो पार्टी हो, चाहे वो पार्टी का सरबराह हो, चाहे वो पार्टी के मेंबर्स हों, अगर उनके ख़िलाफ़ कोई जुर्म साबित होता है, उनको आइन और कानून के तहत सख्त से सख्त सज़ा देना स्टेट की ज़िम्मेदारी है, अदालत की ज़िम्मेदारी है। लेकिन पार्टी को बहसीत मजमूई अगर कोई ये समझता है कि उसको ख़त्म कर देगा, तो मेरे ख़्याल में ये इतना जल्दी और इतना आसान नहीं होगा। बात हो रही है MQM के कायद की, जिन्होंने तकरीर की। जब उन्होंने तकरीर की, इसके ऊपर शदीद रद्द-ए-अमल आया पूरे मुल्क से। जब शदीद रद्द-ए-अमल आया तो पार्टी के जो यहाँ के जो लोकल नुमाइंदे हैं, उन्होंने उनसे लाताल्लुक़ी का इजहार कर लिया। जब लाताल्लुक़ी का इजहार कर लिया तो पार्टी अपनी जगह मौजूद है, जिसकी रजिस्ट्रेशन के वक्त फ़ारूक सत्तार साहब का नाम ऑलरेडी मौजूद है रिकॉर्ड पे। जब वो पार्टी मौजूद है, उसको आप आइनी तौर पे उसको ख़त्म तो कर सकते हैं, लेकिन कल को वही पार्टी के लोग दूसरे नाम से पार्टी बना लेंगे, उसको आप रोक नहीं सकते जब तक कि आप जुर्म की सज़ा नहीं देंगे। जुर्म की सज़ा देंगे तो वो बंदे डिस्क्वालीफाई होंगे। जब तक वो डिस्क्वालीफाई नहीं होता है, किसको सज़ा देनी चाहिए? जो भी देखिए, मेरा सवाल ये है कि जब फ़ारूक सत्तार ही आपकी अप्रोच में है और अल्ताफ़ हुसैन आपकी अप्रोच में नहीं, सज़ा किसको देंगे? फ़ारूक सत्तार को या अल्ताफ़ हुसैन को? सर, अर्ज़ ये है, जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, जैसे रॉ से ताल्लुक़ है या फ़लाँ से ताल्लुक़ है, पाकिस्तान तोड़ने की बात है, नक्शा है, जो जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, उन इल्ज़ामात को जब तक आप साबित नहीं करेंगे, आप सज़ा नहीं दे सकते। हमारे यहाँ हिस्ट्री ये है कि एक ज़माने में नक्शे भी बरामद किए गए और 10 साल बाद ये तारीख़ है कि टेलीविज़न पे उस वक्त के जो अफसरान थे,
जो रिटायर हो चुके थे उन्होंने आके डिनाइल कर दिया कि नहीं साहब कुछ नहीं निकला था, कुछ नहीं निकला था। तो यही आज आप काम करें और 10 साल के बाद फिर डिनाइल करें तो इससे फायदा क्या होगा? इससे मेरा कहना यह है कि आप पहले जुर्म साबित करें, जब जुर्म साबित हो जाए फिर आप सजा दें। ठीक है नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जारी है और एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा आते हैं। यहीं से गुफ्तगू दोबारा शुरू करते हैं कि MQM पर पाबंदी लगेगी तो कैसे लगेगी और नहीं लगेगी तो क्यों नहीं लगेगी। एक ब्रेक के बाद मज़ीद बात करते हैं। मैं एक दफ़ा फिर प्रोग्राम में आपका खैर मकदम करता हूँ। नाज़रीन, बड़ा अहम मामला है और बहुत अहम डेवलपमेंट्स हैं इस हवाले से। राना सनाउल्लाह ने आज जो बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि यकीनन जो अल्ताफ़ हुसैन ने किया वो गलत किया, लेकिन रेंजर्स हमारे सर का ताज है, लेकिन रेंजर्स का मैंडेट ये नहीं है कि वो किसी सियासी जमात के दफ्तर को मिसमार करे। उन्होंने ये भी कहा कि किसी सियासी जमात के पर पाबंदी लगाना मुनासिब अमल नहीं है, जो तकरीबन यहाँ पर भी थोड़ी सी बात हुई है। जनाब नुसरत मिर्ज़ा साहब, सर मैं अगर आपसे ये पूछूं, आप महाजिर राब्ता कौंसिल के बानी, उसके सरबराह भी रहे, मुझे आप ये बताइए कि अल्ताफ़ हुसैन, आप बार बार ये कह रहे हैं कि अपना नेटवर्क चला रहा है और असल में वही रूल कर रहा है, क्या अल्ताफ़ हुसैन का शहर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट या पाकिस्तान के सियासी जो पार्टियाँ हैं, इदारे हैं, वो तोड़ने में नाकाम रहे अब तक? बिल्कुल दुरुस्त बात है, वो नाकाम भी नहीं रहे, बहुत बड़ी सारे नाकाम रहे, चाहे सियासी पार्टी हों। अब उसकी वजूहात अगर एक बात देख लें, जब 92 का ऑपरेशन हुआ तो उस वक्त ये आज के आमिर ख़ान जो आज के इनके बने हुए हैं सरकर्दा लीडर, जो वो मेरे पास आए और मुझसे ये कहा कि भाई मुझे ये आप फ़ौज को इस बात पर राज़ी करा दें कि वो ISI को अपनी फ़ौज दे दे, क्योंकि वो ऑपरेशन करना चाहती है उनके ख़िलाफ़। अच्छा, अब ये तो एक बात है। उस वक्त नवाज शरीफ साहब, ये राव जो अनवार इस वक्त जो आपका SSP लगा हुआ है, ये उस ज़माने में SHO था नाज़िमाबाद का। इसको SHO को हटाने के लिए पहली तो बात ये है कि जब सबसे पहले जब ऑपरेशन का फ़ैसला होने जा रहा था तो उस वक्त नवाज शरीफ साहब इसके हक़ में नहीं थे, ऑपरेशन के 92 के ऑपरेशन के हक़ में नहीं थे। और वो जब वो एक डेलीगेशन उनसे मिला और उनको राज़ी किया तो वो कलम छोड़ के ऐसे बैठ गए और उस राव को हटाने के लिए जो MQM के रिक्वेस्ट के ऊपर वो यहाँ कराची आए, जिस पर मैंने मजमून भी लिखा कि एक SHO को हटाने के लिए वज़ीर-ए-आज़म को आना पड़ता है। तो मेरी एक तो गुजारिश है, एक तो वो फ़ेल हुए, दूसरी मरतबा जब वो फ़ेल हुए, जब वो उस वक्त ये मसला खड़ा हुआ कि MQM का मुतबादिल कौन हो। अब यहाँ पर तासुबात भी बहुत ज़्यादा हैं। उस वक्त ये सवाल हुआ कि अगर फ़र्ज़ कर लीजिए कि ये लीडरशिप, तो इस पर हम इल्ज़ाम लगा सकते हैं, इनके बच्चे हैं और वो बहुत सी बातें इल्ज़ाम लगा सकते हैं। अगर वो सीनियर लीडरशिप आ गई, सीनियर लोग आ गए, तो फिर हम इनको ऊपर कैसे क्या इल्ज़ाम लगाएंगे? जैसे हम लोग थे तो महाजिर राब्ता कौंसिल एक ऐसी थी जिसके ऊपर जब सब ब्यूरोक्रेट थे, सब के सब बहुत आला लेवल के और बहुत प्रोफेसर थे, बहुत दानिश्वर लोग थे हमारे अलावा, इस लिहाज से कि हम तो उस वक्त तिफले मकतब थे और सीख रहे थे, लेकिन बहरहाल पार्टी तो हम चला रहे थे। तो गुजारिश मेरी कहने की ये है कि वो उसमें उनका ये ख्याल था कि इनको नहीं आने दिया जाए, यानी कहीं पर भी एक सीनियर एलिमेंट जो है महाजिरों का पावर पॉलिटिक्स में नहीं दाखिल हो। अगरचे हम दाखिल भी हो गए, लेकिन इसके बावजूद उस वक्त ये लड़ाई थी कि ISI और जनरल ज़ियाउल्लाह का एक पेज पे नहीं थे, क्योंकि अगर ये पेज आप खोलेंगे तो इसमें तो बहुत ज़्यादा फ्लाज हैं और बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं, क्योंकि पावर पॉलिटिक्स का गेम ऐसा होता है जो बहुत बड़ा मुश्किल होता है। तो अब मसला ये है कि ये बात आपके सवाल का जवाब को फिर अब अगर देना चाहूँ तो मैं सिर्फ इतना ही दूंगा कि वो फ़ेल हुए और अब भी फ़ेल हैं, और जो भी एक्शन कर रहे हैं ये कोई कामयाबी का एक्शन नहीं है। तो फिर इसका अगला सवाल तो यही बनता है ना कि फिर कैसे होगा? नहीं होगा, तरीका बताइए आप। नहीं, तरीका मैं अब यहाँ तो बताना नहीं चाहता, इसलिए कि ऐसी बातें जो बातें तो फिर सिर्फ तनकीद करने का क्या फायदा? आप देखिए, अब हल नहीं देंगे तो आपको एक बात बताऊँ, ज़ियाउल हक साहब ने की ख्वाहिश थी, ये थी कि हमारे ज़रिए से MQM से रब्ता कर लें, क्योंकि वो ISI के साथ में चल रहा था और ISI उस वक्त और ज़ियाउल हक एक पेज पे नहीं थे। मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूँ। वो अब ये बड़े मसले, बहुत नाजुक मामलात हैं, आप इससे सवालात ऐसे जो पूछें वो जो बात मैं बताऊँ और फ़र्स्ट को उसको वो काउंटर करके ले आएँ तो फिर वो फ़ायदा नहीं है। तो अगर कोई करना है तो मुझे वो अलग से आप करने दीजिए, वो मैं करता रहूँगा। लेकिन बेसिकली बात जो है वो ये है कि अभी तक इनके पास कोई मैकेनिज़्म नहीं है, ना इनके पास दिमाग है, ना इनके पास वो सोच है कि MQM को कैसे हैंडल किया जा सकता है।
ठीक है। अब ये जो बात वो कह रहे हैं राना सनाउल्लाह, ये बात भी वो गलत कह रहे हैं। ये सब जगह पर अनअथराइज जगह पर ये ऑफिस बने हुए हैं, वो तोड़े जा रहे हैं, कोई गैर कानूनी बात नहीं हो रही है। तो अगर आदमी कोई गैर कानूनी चीज़ को तोड़ रहा है तो वो गैर कानूनी कैसे हो गई? ठीक नहीं, वो सही है, वो तो बहुत सारी चीज़ें हैं उसके अंदर। तारिक शदाब सर, ये बताइए आप कि पीएसपी भी बहुत एक्टिव है और तहरीक इंसाफ भी यहाँ पे स्पेस लेने के लिए बहुत एक्टिव है कि एमक्यूएम पे पाबंदी लगती है तो उसका बराह रास्त फ़ायदा या तो पीएसपी को होगा या तहरीक इंसाफ को होगा, या वो एमक्यूएम हकीकी है वो अभी खामोश है, वो फैसला नहीं कर पा रहे हैं कि उन्होंने कौन से ग्रुप को ज्वाइन करना है। नहीं, वो अपने अंडरग्राउंड काम सही अच्छा करे, सबसे ज़्यादा अच्छा काम वही कर रहे हैं। आपके ख्याल में वो सबसे ज़्यादा अच्छा काम करें? तारिक शदाब, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ऐसी सूरत में कि जब स्पेस ढूंढा जा रहा हो, क्या वो इदारे के जिन्होंने अल्ताफ़ हुसैन जैसा बड़ा ताकतवर जिन बना दिया, कोई नया जिन कराची में बनने देंगे? तो देखिए, मैंने जो बात आपके साथ शुरू की ना, तल्ख़ हक़ाइक़, ठीक है, मैं उस पर कायम हूँ। ये जो पक्का हुआ फल है ना, पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख़ में मुहाजिर जो थे वो एक सियासी शक्ल के अंदर जमा हुए और उन्होंने अपनी ताकत का इजहार किया। एक ख़ास जो उनके सामने मंशूर था ना, जहाँ मैं मिर्ज़ा साहब की बात की मैं तायद करता हूँ। जब ये तमाम, क्योंकि मैं उस वक्त इनके उसमें, यानी मेरा इस मुहाजिर सियासत से तो ताल्लुक़ नहीं था, लेकिन ये जब ये आल पार्टीज़ कमेटी वगैरह ये सारी इन लोगों ने बनाई तो मैं उसके यूथ का इनके साथ एक मेंबर था। तो इनके मौक़िफ़ जो था वो बड़ा अच्छा था कि ये लोग के जो अब यानी पार्लिमानी सियासत में ये लोग आ गए, अब इनके ऊपर जो है ना एक दानिश्वरों की अम्ब्रेला रखी जाए ताकि इनकी डायरेक्शन सही हो और ये किसी के हाथों इस्तेमाल। मेरे सवाल पे नहीं आ रहे हैं आप? जी, मैं उधर ही आ रहा हूँ। मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या अल्ताफ़ हुसैन जैसा ताकतवर जिन कोई नया बनने दिया जाएगा कि मुस्तफ़ा कमाल को पूरी ताकत दे दी जाए वो मैंडेट लेने कराची के, या तहरीक इंसाफ को पूरी ताकत दे दी जाए वो मैंडेट लेने कराची का, या एमक्यूएम हकीकी को पूरा मैंडेट दे दिया जाए? ऐसा कुछ हो सकता है? देखिए, ये मुस्तक़बिल में कभी जाके कोई लीडरशिप बन जाए वो एक अलग बात है, लेकिन इस अभी नामुमकिन है ये। मतलब अब ये गलती इस्टेब्लिशमेंट नहीं दोहराएगी? नहीं, मुझे नहीं पता कि इस्टेब्लिशमेंट क्या गलती कर रही है और क्या वो जा रहे हैं, जो कुछ भी हो रहा है वो सारा ही गलत हो रहा है। तो आप तो खुद ही तो कह रहे हैं कि अल्ताफ़ हुसैन को बनाने में किन लोगों का हाथ था, आपने इतराफ़ तो किया तल्ख़ हक़ाइक़ के नाम। वो जो भी हो गया ना, मैं ये कहना चाहता हूँ कि नहीं बनाएंगे ना, वो तो बन ही नहीं सकता, वो अल्ताफ़ हुसैन बन नहीं सकता, अब नहीं बना सकते। किसी शख्सियत के बनाने के बजाय जो इस वक्त ज़रूरत है ना वो ये है कि जो ये बिखरे हुए महाजिर हैं, मायूस महाजिर हैं, जो ये इस वक्त यहाँ पर जो है ना ये जुराइम की एक खेती जो है ना वो बना दी गई है, हमें इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए बजाय इसके कि हम लोगों को पकड़ें, मारें। और ये जो ये सारे सिलसिले शुरू हुए हैं, मैं तो इनके भी ख़िलाफ़ हूँ। भाई ठीक है, जो आपके गैर कानूनी तौर पर अगर कोई दफ्तर है वो ठीक है, आप कानूनी अच्छा, जो कानूनी है उसको सील कर दिया है वो खोल दें? नहीं, ये ना करें। तो क्या कह रहे हैं आप तो कंफ्यूज हैं। मैं ये नहीं कहना चाहता, मैं ये कह रहा हूँ कि आप जो सियासी अमल है ना, जो ऐसे महाजिर कि जो पाकिस्तान के दायरे में रहते हुए सियासत करना चाहते हैं, उन्हें आप उनकी सोच पे आप पहरा ना लगाएं। दूसरी चीज़, खुदा के वास्ते इस महाजिर सियासत से ये पावर पॉलिटिक्स का अमल जो है ना ये ख़त्म कर दें। वो जो करना चाहते हैं, ये लोग बैठे हुए हैं, जो महाजिर बुज़ुर्ग हैं जो फ़ैसला करेंगे, बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। ये अब शराफत की सियासत इस महाजिर कम्युनिटी में आने दें, बहुत सारे लोग हैं, जब रास्ता खुलेगा वो सामने आ जाएंगे। जनाब खालिद जावेद साहब, सर ये बताइए आप कि एक तरफ तो वो मौक़िफ़ है यानी सियासी हवाले से हैंडल करने का मौक़िफ़, जो हुकूमत का भी मौक़िफ़ है, राना सनाउल्लाह को मैंने कोट किया, ज़ाहिर है कि वो आइन और कानून की बात कर रहे हैं, आइन और कानून के तहत तो वही कुछ होना चाहिए जो राना सनाउल्लाह बात कर रहे हैं। लेकिन जो दूसरा एस्पेक्ट है वो ये कि एक आदमी ने मुल्क के ख़िलाफ़ इतनी बात की, रॉ को बुलाने की बात की, उसने रॉ से मदद लेने की बात की या भारत से या इजराइल से, तो ऐसे आदमी के साथ क्या करना चाहिए ये कुछ दूसरा मामला है। आप किस तरफ खड़े हैं सर, क्या होना चाहिए ऐसी सूरत हाल में? कानूनी एतबार से, कानूनी हवालों से आप किस बात के हामी हैं कि कैसे हैंडल किया जाए इस सूरत हाल को? देखिए, नॉर्मल कोर्स में तो जो राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है उसमें थोड़ा वज़न है। बात यह है, अगर कोई शख्स गैर कानूनी तामीरात करता है, सरकारी अराज़ी पर गैर कानूनी तौर पे तामीरात करता है, उसको डिमोलिश करने के लिए नॉर्मल कोर्स की बात कर रहा हूँ, लफ्ज़ नॉर्मल कोर्स इस्तेमाल कर रहा हूँ। जो म्यूनसिपल अदारे हैं जिनको ये इख्तियारात हैं कि वो उसको डिमोलिश कर सकते हैं, उसको डिमोलिश करने के लिए अगर पुलिस की
नफरी चाहिए, मदद चाहिए तो वो पुलिस की मदद ले सकते हैं, लेकिन सामने वो रहेगा अदारा जो इस बात की तस्दीक करेगा कि ये जगह पे जो चीज़ बनी है ये गैर कानूनी है, लिहाजा वो गिरा सकता है विद दी असिस्टेंस एंड एड ऑफ लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज। लेकिन जहाँ पे हालात ये हों कि ज़रब असब जारी हो, जहाँ पे हालात ये हों कि दहशत गर्दी की वारदातें पैदरपा हो रही हों, जहाँ पे ये हालात हों कि रेंजर्स को खुसूसी इख्तियारात दिए गए हों, दहशत गर्दी का मुकाबला किया जा रहा हो, वहाँ पे अगर कोई ऐसी चीज़ सामने आती है जिससे ये साबित हो या ज़ाहिर हो कि वो मुल्क की सलामती के लिए ख़तरा है या मुल्क की सलामती के ख़िलाफ़ कार्रवाई हो रही है, तो वहाँ वो म्यूनसिपल अदारों से ऊपर चली जाती है बात। वहाँ तो फिर जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज दहशत गर्दी को कंट्रोल करने के लिए काम कर रहे हैं, उन्हीं को इख्तियार है कि वो उन चीज़ों का कला कमा कर सकते हैं। वहाँ पे वो KMC में नहीं जाएंगे कि साहब ये जगह तोड़ दें, अगर वो उससे रिलेट करता है तो। लिहाजा लेकिन खालिद साहब वो मौजूद थे, अदारे भी मौजूद थे साथ में जब भी दबाया किसी को गिराया है। लिहाजा नॉर्मल हालात हमारे मुल्क में नहीं हैं। ठीक है। अभी हाल ही में 8 अगस्त को 100 से ज़्यादा लोग शहीद कर दिए गए हैं कोयटा में, 150 से ज़्यादा ज़ख्मी हुए हैं, तो और प्लान तरीके से हुए हैं, उससे पहले भी वारदातें हुई हैं। लिहाजा हमारे हालात नॉर्मल कोर्स में नहीं कहे जा सकते, इसीलिए इस तरह के कवानीन भी बनाए जा रहे हैं जो बज़ाहिर ज़रा सख्त हैं, जिसमें कि वो तरीक़ाकार नहीं है, वो प्रोसीजर नहीं है जो नॉर्मल PPC और CRPC में होता था। ये हालात की वजह से है, हालात के तहत इस किस्म के इक़दामात लिए जाते हैं और दुनिया में दूसरे मुल्कों में भी लिए जाते हैं, इसमें कोई गैर कानूनी काम नहीं है। अच्छा, इसमें अगर कोई डिसीजन नहीं लिया जा रहा जो हतमी तौर पे जैसे ये नुसरत मिर्ज़ा साहब कह रहे हैं कि ले लेना चाहिए था, अब तक नहीं लिए गए, क्या जो सियासी मसलतों का शिकार पार्टियां हैं, हम ये कह दें कि वो अल्ताफ़ हुसैन से जुड़ी हुई हैं, अल्ताफ़ हुसैन के लिए नेटवर्क काम कर रही है, जैसे कि कह ही रहे हैं कुछ नवाज़ शरीफ के मुखालफिन के वो अल्ताफ़ हुसैन के साथ दे रहे हैं, उनके साथ खड़े? देखिए, हम तो ज़ाती तौर पे ये नहीं कह सकते कि कौन किसके साथ है किसके साथ नहीं है। हमारा कहना ये है कि खाली ज़ुबानी बातें करने से हालात ठीक नहीं होंगे, मुल्क में मज़ीद तबाही होगी, अफरा तफरी फैलेगी, ला कानूनियत होगी, हर शख्स खड़ा हो के मुल्क को मुर्दाबाद खुदा न खास्ता कहना शुरू कर देगा। लिहाजा हम तो ये कहते हैं कि अगर कोई गैर कानूनी काम हो रहा है उसका सद्देबाब फौरी तौर पे करना चाहिए। फेडरल गवर्नमेंट को तमाम मसलतें बालाए ताक रख कर, अगर मैं बार बार अगर वो मुतमईन है कि यस ये बात ऐसी इसके फॉल करती है, उसको एक्शन लेना चाहिए। ये ना हो कि वक्त गुजर जाए और हालात इससे भी ज़्यादा ख़राब हो जाए। ठीक है। नुसरत मिर्ज़ा साहब, सर ये बताइए आप कि अगर हालात ऐसे, हमने इस पे बात कर ली आपसे कि अल्ताफ़ हुसैन क्यों मजबूत है अभी तक और वो अल्ताफ़ हुसैन जो है अपनी ताकत का इस्तेमाल कर रहा है। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि क्या अल्ताफ़ हुसैन के पीछे कोई इंटरनेशनल फोर्सेस फिनोमेना काम कर रहा है और वो भी अल्ताफ़ हुसैन को और उसके लाइक माइंडेड लोगों को सपोर्ट कर रहा है पाकिस्तान में, तो क्या फिर जवाब है आपके पास? नहीं, मैं समझता हूँ फुली तौर पे कर रहा है, क्योंकि सबसे पहले जो बात किसी से उन्होंने कही जो मंजर आम पे आई वो तो मुझसे कही ना। उन्होंने 1988 को 9 जून को उन्होंने कहा कि हमें एक अलग से मुल्क बनाना है, और ये बात किसने कहा? अल्ताफ़ हुसैन ने खुद कहा। आपसे कहा? मेरे से, और मेरे साथ में 20 आदमी और भी थे, जो कुछ मर गए, जैसे इश्तियाक अज़हर थे वो इंतकाल कर गए, कुछ और लोग हैं, एक आध आदमी ज़िंदा हैं अभी अगर वो सच बोल सकें। ठीक है। तो उस वक्त फिर मैंने ये बात कही थी कि ये कभी नहीं होने देंगे, आप जितनी कोशिश करना है कर लें। और वो मैंने फिर लिख भी दिया, मजमून में भी लिख दिया, नवाए वक्त में छप गया, तकबीर में इंटरव्यू छप गया, मेरी किताब में छप गया, सिंध ऑपरेशन। और अब जब से अब तक मैं उनकी मुखालफत कर रहा हूँ और ये बात मैं कह रहा हूँ बरमला, लेकिन कोई आदमी इस बात को मानने को तैयार नहीं था। उस वक्त उनका प्रॉब्लम ये था कि GSN की मूवमेंट चल रही थी। वो चाहते थे कि वो GSN के मुकाबले में इनको महाजरों को रखें, उनको आपस में बैलेंस करें, उनका ये प्रॉब्लम था। अब उस छोटे से प्रॉब्लम के लिए बड़ा प्रॉब्लम खड़ा करते थे। मैं आपसे यहीं से बात शुरू करूंगा दोबारा। नाज़रीन, इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हैं वसीम आफ्ताब, वाइस चेयरमैन हैं PSP के पाक सरजमीन पार्टी के। अस्सलाम वालेकुम वसीम साहब।
जी वालेकुम सलाम, आप खैरियत से जनाब? जी अल्लाह करम है। वसीम साहब ये बताइए कि आप अब क्या चाहते हैं, एमक्यूएम पर पाबंदी लगा दी जाए और आपको खुला ग्राउंड दे दिया जाए सियासत करने का? नहीं, मुझे बिल्कुल मेरी कोई डिमांड नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि एक आईन पाकिस्तान है और एक कानून पाकिस्तान है। एक आदमी ने 22 अगस्त को जो कुछ किया है उस पर मेरी मर्जी ही चलनी चाहिए, ना आपकी मर्जी चलनी चाहिए, ना किसी सियासी जमात की मर्जी चलनी चाहिए। उस पर हुकूमत पाकिस्तान और वजीर आजम पाकिस्तान जो आइन और कानून ने तरीक़ेकार तय किया है कि वो एक रेफरेंस है और सुप्रीम कोर्ट भेजे। तो अब ये है कि न इसमें मेरी ख्वाहिश और मेरी मर्जी है, ना मेरी मंशा है। मुझे अपने मुल्क की सलामती के लिए हुकूमत पाकिस्तान से उसका एक्शन चाहिए। बस मेरी डिमांड ये है कि मैं हुकूमत पाकिस्तान से अपने मुल्क को बचाने के लिए जो उसकी कानूनी और आईनी जिम्मेदारी है, जो उसका फर्ज है, वो याद दिला रहा हूँ कि तुम्हारा एक फर्ज है। एक आदमी ने दिन दिहाड़े पाकिस्तान के खिलाफ जो भी कुछ बताया है वो अब सबके सामने आ चुका है। उस पर अगर कोई सियासी मसलियत होगी, उस पर कोई हील इज्जत के और तावीलें पेश की जाएंगी, वो पाकिस्तान के 20 करोड़ आवाम देख रहे हैं और इंशाअल्लाह मैं नहीं समझता हूँ कि इस चीज़ को भूलेंगे। अच्छा, एमक्यूएम पर पाबंदी लगाने के हवाले से ने आज आर्मी चीफ को खत लिखा है, आप समझते हैं कि ये माकूल बात है? देखें, ये दरअसल मैं वही कहूँगा, ये बात किसी को खत लिखा है, ये एक बात, दूसरी सेकेंडरी बात होगी। असल बात तो ये बात तय है कि इस मुल्क में आइन और कानून की अमलदारी नहीं है। इस मुल्क में कोई आदमी अगर अदालत से इंसाफ उसको नहीं मिल रहा है और वो किसी दूसरे का दरवाजा खटखटा रहा है, तो इसका मकसद ये कि इस मुल्क में आइन और कानून उस तरह नाफिज नहीं है जिस तरह उसको नाफिज होना चाहिए। एक आम आदमी अगर अपने इंसाफ के लिए अदालत से मुतमईन नहीं है और किसी दूसरे का दरवाजा खटखटा रहा है, तो इसका मकसद है इंसाफ प्रॉपर नहीं हो रहा है। अच्छा, किसी दूसरे का वो सही या गलत ये दूसरी बात है। आप मुझे इजाजत दीजिए, मैं एक सवाल कर लूं। किसी ऐसे आदमी का दरवाजा अगर खटखटाया जा रहा है कि जिसकी ज्यूरिसडिक्शन नहीं है और अगर वो कोई एक्शन लेगा तो वो गैर आईनी और गैर कानूनी हो जाएगा, तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए, मैं वही कह रहा हूँ ना कि सबसे पहली बात ये है कि ये आप जिस खत का बात कर रहे हैं वो मेरे ख्याल में शायद अली जैदी साहब ने लिखा है और ये देखे वो कह रहे थे मैं 5 खत लिखूंगा, वो कल शायद चीफ जस्टिस साहब को भी लिख रहे हैं। मैं बात फिर वही मैं कहूँगा कि प्यारे भाई देखें कि वो उन्होंने सही और गलत ये बिल्कुल दूसरी डिबेट है। बात ये है कि देखें एक क्राइम कमिट हुआ है 22 तारीख को, अगर हुकूमत पाकिस्तान आज तक कुछ नहीं कर रही है तो यकीनी तौर पर एक आम पाकिस्तानी का बेचैन होना एक फितरी सी बात है कि जो भी शख्स अपने मुल्क से प्यार करता होगा, वो उसकी सलामती चाहता होगा, वो ये चाहेगा कि हुकूमत क्या कर रही है वो नजर आना चाहिए, उसके विजिबल एक्शन नजर आने चाहिए। एक आम पाकिस्तानी का पाकिस्तान पर एतमाद उसी वक्त मजबूत होगा कि जब ये देखा है कि पाकिस्तान की सलामती के ऊपर हुकूमत पाकिस्तान उसके साथ खड़ी हुई है। अच्छा, पहले फारूक सत्तार साहब को आप कहते थे मासूम शख्स हैं, बहुत मासूम हैं और वो हमें ज्वाइन कर लेंगे, ये भी ख्वाहिश का इजहार आप करते थे, आपके लोग, आपसे मुराद आपकी पूरी पार्टी, एक तासुर ऐसा आता था। अब फैसल, अब जो फारूक सत्तार की पोजीशन है वो डिफरेंट है आपकी नज़र में, आप समझते हैं कि उनको गिरफ्तार करके उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, मुकदमा दर्ज करके उनके खिलाफ उनको गिरफ्तार किया जाना चाहिए, क्या कहते हैं आप? ये ट्विस्ट और ये यू टर्न कैसे आ गया आपकी पॉलिसी में फारूक सत्तार के हवाले से? मैं फिर आपकी तस्वीर करूंगा, मैं नहीं कहता हूँ 22 अगस्त को जो क्राइम कमिट हुआ है वो सीन फिक्स है ना, उसमें आगे पीछे नहीं हो सकता। तो उससे तो इजहार लाताल्लुकी कर लिया उन्होंने, की बात मौजूद है, हर चीज एविडेंस है ना। उससे तो एक आदमी ने एक ऐसा जुर्म किया है जो सिग्नल तोड़ने का जुर्म नहीं है, वो उसने टोपी नहीं चुराई है कि जिसका मुकदमा बोले या इसमें माफ कर दिया जाए। एक आदमी ने पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ, उसके नजरियाती असास के खिलाफ बात हो रही है, वहाँ उसमें हमनवा और हम प्याला हमनवा बनकर अगर बैठा हुआ है, तो फिर मैं और आप ये नहीं कह सकते कि चूंकि ये मुझे अच्छा लगता है इसलिए इसको छोड़ दिया जाए। अच्छा अनीस एडवोकेट, एक मिनट सर, ठहर जाइए। देखिए आफ्ताब साहब, एक मिनट, मेरा सवाल वक्त खत्म है, हो रहा है, बस मैं एक आखिरी आपसे सवाल कर लूँ। आपके एक रहनुमा है अनीस एडवोकेट साहब, आज उन्होंने एक टेलीविजन चैनल से बात करते हुए कहा कि ये नून लीग की एक फॉर्म बनाई गई है, यानी जो एमक्यूएम है वो नून है, और उसकी मिसाल उन्होंने इस तरह दी कि क्योंकि राना सनाउल्लाह ने रेंजर्स के हवाले से कहा कि रेंजर्स हमारे सर का ताज हैं, लेकिन किसी के ऑफिस को मिसमार करना उनका मैंडेट नहीं है, ज्यूरिसडिक्शन नहीं है। तो अब आप क्या कहते हैं कि ये नून लीग बनी है, और अगर कहते हैं तो फिर क्या दलील है आपके पास इसकी?
नहीं, ऐसे मेरे ख्याल में आप किसी और कॉन्टेस्ट में लेके जा रहे हो, एमक्यूएम भी तो इस वक्त कई नामों से चल रही है ना, एक फे लाम जीम नून गा पता नहीं क्या क्या है, तो उसका उसमें नाम आ गया होगा। हम हुकूमत पाकिस्तान जो मुस्लिम लीग की है, लेकिन वो हम हुकूमत पाकिस्तान के वजीर आजम से मुतालबा कर रहे हैं कि वो एक मुहिब वतन पाकिस्तानी हैं, वो पाकिस्तानी कौम के जज्बात की तर्जुमानी करेंगे और एक्शन लेंगे। अब अगर किसी को हम मेरी और आपकी किसी बात को कोई कहीं कोई कोट कर रहा है, वो बात मैं समझता हूँ गैर जरूरी है, इतनी अहम नहीं है। बात ये कि हुकूमत पाकिस्तान के एक्शन नजर आने चाहिए, पाकिस्तान को डिफेंड करते हुए, पाकिस्तान की सलामती पर कंप्रोमाइज ना करते हुए हुकूमत पाकिस्तान का एक्शन नजर आना चाहिए। ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया। मिर्जा साहब जो बात आप कर रहे थे कंप्लीट कीजिए, वक्त खत्म हो गया सर। नहीं, बस मैं यही कह रहा हूँ कि उनके पास इस वक्त जो है, क्योंकि सिपैक का मसला है, पाकिस्तान की सलामती का मसला है, पाकिस्तान को इस वक्त ये तोड़ना चाहते हैं और या कम से कम ब्लीड कराना चाहते हैं, अदम इस्तेकाम करना चाहते हैं। और उन्होंने ये तुर्क का पत्ता खेला है अल्ताफ़ हुसैन का, जो उनके पास कार्ड छुपा हुआ था अभी तक, उन्होंने उसको ओपन कर दिया है। अब उनको अल्ताफ़ हुसैन की ज़रूरत नहीं है सिवाय इसके कि यहाँ पर फसाद करवाए, और इसी तरह से उन्होंने कोटा में कराया, इसी तरह से यहाँ कराची में कराना चाहते हैं, जिसमें वो फेल हुए हैं। लेकिन इसकी जो अभी बाज़गश्त चल रही है, तो आप हमें इसको सबसाइड करके कश्मीर की बात करनी चाहिए। मेरे ख्याल में ये ज़्यादा अच्छी बात होगी। अच्छा, थैंक यू वेरी मच जनाब खालिद साहब। कानून और आइन की अमलदारी होनी चाहिए मुल्क में, बिल्कुल होनी चाहिए, 100% होनी चाहिए, 100% उससे अलावा कोई काम नहीं होना चाहिए, वो चाहे पाबंदी, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। बहुत शुक्रिया जनाब तारिक शहजाद, आपका शुक्रिया, जनाब खालिद साहब और जनाब नुसरत मिर्ज़ा साहब। ये गुफ्तगू आप तक पहुँच गई। कोशिश मैंने की कि इसके मुख्तलिफ पहलुओं पर बात कर लूँ, लेकिन अभी बहुत सारे सवाल बाकी हैं, अगली नशिस्त में बात करेंगे। इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।